अच्छा जी, आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है, हमने एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर रिंग ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसकी तरफ जाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। सबसे पहले होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अगर चार्जेस लीनियरली अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इन वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो आप उस टाइम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लोगी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से शो करते हैं। आप इसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकती हैं और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कह सकती हैं। ठीक है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ गिव्स यू लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली अगर चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पर यूनिट एरिया, ये देखें, अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पर यूनिट एरिया तो उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सिग्मा से शो करते हैं। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी 3 डायमेंशन सरफेस पे वॉल्यूम वगैरह में, तो हम उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं और उसको रो से शो किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज़ हैं जो हमें आगे काम आएंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने एक रिंग लिया जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक रिंग का छोटा सा एलिमेंट ले लिया जहाँ पे चार्जेस डी क्यू सपोज़ कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और सेंटर से एंगल थीटा बन रहा है। इस रिंग का कितना रेडियस है? आर रेडियस है। ठीक है, और ज़ाहिर बात है ये रिंग ऑफ चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी इसके सराउंडिंग में, और एट पॉइंट पी हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्रिएट करना है ना, जो कि पैदा हो रही है ड्यू टू चार्ज डी क्यू इन द रिंग। या आप ये भी कह सकते हो कि इस रिंग की वजह से, रिंग ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉइंट पी कैलकुलेट करनी है। तो अच्छा, हमने क्या किया, हमने ऐसे करना है इसको कि यहाँ से ये रिंग ऑफ चार्ज का रेडियस आ रहा है, इसका हमने इस रिंग को स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया। सपोज़ करते हैं कि एक सेगमेंट में डी क्यू चार्ज है, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो डी ई है। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है डी ई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में है तो वी हैव टू रिजॉल्व इट इनटू कंपोनेंट्स। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा अलॉन्ग जेड एक्सिस और एक बनेगा परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ये वाला जो एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस है। ठीक है जी, और ये जो है मैंने ये थोड़ा सा मुझसे गलती से यहाँ पे भी डैश है कि आपने इस तरह से बनाना है कि ये बिल्कुल इस पॉइंट के साथ मैच करे ताकि आपकी एक ट्रायंगल बने। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होती है ये आर होती है, इसको मिस्टेकनली ये ड्रॉ हुआ है। तो अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलॉन्ग जेड एक्सिस होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन है के, और चूँकि ये डी ई है जो कि चार्जेस डी क्यू हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने डी ई शक्ल में लिखना है, आर स्क्वायर। और ये डी क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा डी एस, लीनियर चार्ज डेंसिटी से ये लिख दिया। अब ने आर के साथ क्या करना है, हमारे पास ये ट्रायंगल है तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, हाँ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस जो कि आर है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो तो ऐसे आ जाएगा। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन 2 की ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और एक पैरेलल कंपोनेंट है। तो हमने पैरेलल कंपोनेंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट को कंसिडर करना है। ठीक है, तो अब देखो ना, पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है, एक होता है डी ई कॉस थीटा, ज़ाहिर बात है, पर पैरेलल कंपोनेंट होगा ये वाला डी ई कॉस थीटा, और जो थीटा के सामने होता है वो साइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है या उसे डी ई साइन थीटा कहते हैं। सो हमने अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग जो कंपोनेंट है डी ई कॉस थीटा उसको लेना है, वो मैंने ले लिया। डी इज़ इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, और लिमिट्स हमने रखी फ्रॉम 0 से 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ ऑफ द रिंग कितनी होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो क्या होता है 0 से 2 पाई आर होता है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2 पाई आर। तो ये हमने इसकी लिमिट्स सेट कर दी हैं, ये से कैंसिल आउट होकर सिंपल ही आ जाएगा। और यहाँ पे डी ई की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगी, ये वाली वैल्यू डी ई की पुट करेंगी तो ये सारा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और क्या किया इसने, हाँ जी, ये सारी तो यहाँ तक डी ई की वैल्यू है और कॉस थीटा की ये वैल्यू है जेड बाय आर। अब देखिए ना, आपके पास ये ट्रायंगल है ना, ये वाली ट्रायंगल है,
तो इस ट्रायंगल का अगर आप कॉस लगाएं तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सॉरी ये जो होगी ना, ये बेस होगी आपकी, जो एंगल के साथ होती है बेस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने क्या लेना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो जेड बाय आर आ जाएगा इसका कॉस थीटा आप करोगे तो। ठीक है, तो जेड बाय आर आ गया। अच्छा जी, फिर आगे हमने क्या किया कि लेमडा डी एस जेड को एक साथ लिख लिया ये, और ये वैसे ही आया, और आर की वैल्यू हमारे पास ये थी, ये हमने यहाँ पे लगा दी। आप देखें हमारी जो लिमिट्स हैं ना वो डी एस पे हैं, लाइक हमने लेंथ पे लिमिट्स ली हुई हैं, एस इज इक्वल टू 0 से एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, ये सब कॉन्स्टेंट, ऐसे कॉन्स्टेंट से बाहर लेकर आ जाए। अच्छा, एक स्टेप फर्दर कर देती हूँ, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो वो ऐड होकर 3/2 आ जाएगा। बाकी सब चीज़ें बाहर निकल आएंगी, तो इंटीग्रल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डी एस रह जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल ऐसा आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें बाहर वही हैं। आप इसकी लिमिट की वैल्यू पुट करें, 2 पाई आर आ जाएगी। ओके, 2 पाई आर आ जाएगी, तो फिर ये जो लेमडा इंटू 2 पाई आर है, ये आपको क्यू देता है। ठीक है, कहाँ से पता चलता है, यहाँ से पता चलता है, यहाँ से। ये देखें लेमडा यही लिखा हमने, और लेंथ कितनी है अभी हमारे पास, 2 पाई आर, तो इट गिव्स यू क्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू ये देता है आपको। तो ये मैंने इन दो को मिला के ना, इसकी जगह मैंने ये चीज़ लिख दी है, के जेड क्यू बाय दिस। ओके जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास दो केसेस हैं, इफ़ z इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन r, मतलब कि z है, ये r है ना, और ये z है, तो z एक्सिस अगर आपने बहुत दूर ले लिया, सम इन्फिनिटी पे अगर ले लिया है, तो क्या करना होता है फिर उसको, उस केस में हमारी इक्वेशन किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, वो हो जाएगी कुछ इस तरह से कि अगर z बहुत बड़ा होगा r से, तो r को तो ज़ीरो कर देंगे, तो के जेड क्यू तो ऊपर रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, सिर्फ z स्क्वायर रह जाएगा। पावर उसकी 3/2 है, तो यहाँ से रिड्यूस होके z क्यूब आ जाएगा। कैंसिल आउट करें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू है, जो कि वही वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके जी, फिर है दूसरा कि अगर z इज़ वेरी वेरी लेस देन, अच्छा ये वाला केस नहीं डिस्कस किया हुआ, सिंपली ये कहा इफ़ z इज़ ज़ीरो, मतलब कि अगर आप इनसाइड द रिंग ऑफ चार्ज हैं, z ज़ीरो हो जाए, यहाँ पे हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में z को ज़ीरो पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, सो देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रिंग, बट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द रिंग इज़ दिस वन इफ़ z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r। ठीक है, तो अगर z बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना r से, मतलब कि बहुत दूर होगा इस लीनियर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उस केस में क्या होता है, हम ये कहते हैं कि ये जो रिंग ऑफ चार्ज है एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्लाइड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में शो किया हुआ है कि वो क्या होती है। तो आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट को फील करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं, और किसी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन हमने अगर निकालनी हो तो हम उस लाइन पे क्या ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट, जो हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बता रहा होता है। ठीक है, तो ये है सारा।